हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ साइकोलॉजी की टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं डीपली इनको समझाऊंगी आपको। आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निदान कहते हैं। निदान किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि निदानात्मक और उपचारात्मक हमारे पास दो विधियां होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निदानात्मक, दूसरी है उपचारात्मक। जो उपचार है वो निदान के बाद किया जाता है। उपचार का मतलब होता है किसी की कठिनाइयों का उनको उपचार देना। इट मीन्स कि उनको सॉल्यूशन देना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। बट निदान में क्या किया जाता है? निदान में किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे डॉक्टर होते हैं पहले बीमारी की खोज करते हैं, बीमारी को देखते हैं, वैसे ही निदानात्मक विधि में भी पहले बच्चों की कठिनाइयों को समझा जाता है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को परखा जाता है कि बच्चों को कौन से, कहाँ, कब, क्यों, कैसे प्रॉब्लम आ रही हैं। इन सब का जब आंसर मिल जाता है दैट आफ्टर उनको क्या दिया जाता है? उपचार। तो निदानात्मक कहते हैं इसमें ऑप्शन ए के अधिगम, कठिनाइयों का पता करना, शिक्षण और इनमें से कोई नहीं। और मैंने आपको समझा दिया है और आपको पता भी चल गया है कि कौन सा आंसर है। तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और मैं बता रही हूँ ऑप्शन बी, कठिनाइयों का पता लगाना इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि निदानात्मक में हम क्या करते हैं? कठिनाइयों को परखते हैं, उसके बाद ही तो उसको उपचार देंगे जब हमें पहले पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानववादी मनोविज्ञान सिद्धांत किसने दिया था? मानववादी मनोविज्ञान सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले ऑप्शन है B.F. स्किनर, जिन्होंने ऑपरेट कंडीशनर थ्योरी दी थी। सेकंड है फ्राइड का पता है आपको, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था, ईडिगो, सुपर ईगो। और ओस्लो ने दिया था मानववादी मनोविज्ञान सिद्धांत, और कोहलर ने दिया था सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ओस्लो ने क्या दिया था? मानववादी मनोविज्ञान सिद्धांत ओस्लो ने दिया था, ठीक है। और कोहलर ने कौन सा दिया था? सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे लोग जो जल्दी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हैं किस प्रकृति के होते हैं? मतलब कि कैसा नेचर होता है ऐसे लोगों का जो जल्दी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हैं? अंतर्मुखी, मध्यमुखी, बाह्यमुखी और इनमें से कोई नहीं। अंतर्मुखी क्या होता है? जो अपने आप में रहते हैं और लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते या फिर जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, होते हैं अंतर्मुखी। और मध्यमुखी होते हैं जो क्या होता है, उनका एक भाग तो मतलब उनमें बाह्यमुखी और अंतर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं कि इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये खुद को ढालते हैं, ठीक है। और बाह्यमुखी क्या होते हैं? बाह्यमुखी इनका बाहरी यानी समाज की तरफ ज़्यादा लोगों के साथ जल्दी से घुल मिल जाना, ऐसा इनका क्या होता है? प्रकृति होती है। तो ये बाह्यमुखी होते हैं। और जो बाह्यमुखी में उनके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे नेता लोग होते हैं, वो जल्दी किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। और अंतर्मुखी में होते हैं जो ज़्यादा किसी के साथ घुलते मिलते नहीं और समाज में उनको एक्सेप्ट भी बहुत कम किया जाता है। उनके जो सोच विचारें होती है ना, लोगों के साथ ज़्यादा नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ये होता है अंतर्मुखी, इसका करेक्ट आंसर है। ये ऐसे लोग जो जल्दी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, तो अंतर्मुखी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 साल के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? 50 शब्द, 272 शब्द, 1000 शब्द और 450 शब्द। जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो 50 शब्द सीखता है, ठीक है। और जब वो 3 साल के अंत तक पहुंचता है वो 1000 तक पहुंच जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1000 शब्द। 3 साल के अंत तक वो 1000 शब्द सीख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समन्वित परामर्श प्रवर्तक हैं समन्वित परामर्श होता है इलेक्टिव काउंसलिंग, जिसमें प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों ही सक्रिय होते हैं। यानी कि जो काउंसलर होता है और जो क्लाइंट होता है वो दोनों इसमें एक्टिव होते हैं। तो ये होता है समन्वित परामर्श। और ये किसने दिया है? ये दिया है थॉर्न ने। थॉर्न जो है वो इलेक्टिव काउंसलिंग के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईगो
इकोसेंट्रिज्म एज का मतलब होता है, जीन पियाजे की जो थ्योरी है ना, उसमें फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, और सेकंड स्टेज जो है वो होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो उसमें क्या होता है, उसी स्टेज को हम कहते हैं सेंट्रिज्म एज। इसमें क्या होता है, बच्चों की भाषा का भी विकास होता है, तर्क चेतन के मन का भी विकास होता है, मूर्त संप्रतियों का विकास होता है, संकेतों का ज्ञान हो जाता है बच्चों को, सिंबल्स का, ठीक है, संबंधों की जानकारी हो जाती है, किसके साथ कौन सा संबंध है, ये भाई है बहन है, लड़का लड़की, और पशु पक्षी पेड़ पौधे के साथ मनुष्य जुड़े हुए हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये इसका भी बच्चों को ज्ञान हो जाता है ईगो सेंट्रिज्म एज में। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या है, सभी, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीवन बाद प्रवृत्ति बालक में किस अवस्था में पाई जाती है? इन मनोविश्लेषण सिद्धांत, इन ईगो सुपर ईगो ऑप्शन है, इट मीन्स ये किससे लिया गया है, मनोविश्लेषण सिद्धांत से, जो किसके द्वारा दिया गया है, फ्राइड के द्वारा दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, फ्राइड के द्वारा दिया गया है। इड में क्या होता है, सबसे पहले इड के बारे में थोड़ा वो जान लेते हैं। इड क्या होता है, ये मनुष्य का वह मन का वह भाग होता है जो क्या होता है, जिसमें आंतरिक प्रवृत्तियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ और इच्छाएं निहित होती है। बहुत सारी इच्छाएं होती है इसके अंदर, इड के अंदर जो होती है बहुत सारी इच्छाएं होती है जो तर्कहीन होती हैं। इसकी प्रवृत्ति अचेतन मन की तरह होती है, और इसमें बहुत सारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं बहुत सारी, और इसको नैतिकता और अनैतिकता के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईगो के बारे में। ईगो क्या होता है, अहम जिसको बोलते हैं हम, यह मन का एक ऐसा भाग होता है जो एक तरफ तो संसार यानी बाहरी की तरफ रहता है, और एक भाग इदम की तरफ रहता है। मतलब कि जीवन के अनुसार विचारों, निर्णयों, व्याख्याओं और व्यवहार को सुकुशल बनाने तथा नियंत्रण रखने का प्रयत्न करता है। यानी कि ये क्या करता है, अपनी इच्छाएं जो होती है उसको उसकी तरफ भी देखता है और समाज की तरफ भी देखता है कि अगर मैं अपनी इस इच्छा को पूरा करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा हो सकता है मेरे साथ। तो इट मीन्स ईगो में क्या होता है, ये दोनों साइड रहता है, इट की तरफ भी और समाज की तरफ भी। अगर बात करते हैं हम सुपर ईगो की, सुपर ईगो क्या होता है, वास्तविकता पे विश्वास करता है, और इसको क्या होता है, अनुचित और उचित में समायोजन करना आता है कि ये चीज़ उचित है और ये चीज़ अनुचित है, मुझे कौन सी चीज़ करनी चाहिए, ये दोनों को कंट्रोल करता है। इदम को भी और ईगो को, ये दोनों को कंट्रोल करता है। इसकी प्रकृति तर्कपूर्ण होती है, मतलब कि तर्क को ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन लेता है, ठीक है। और ये इसको बाल्यावस्था के साथ जोड़ा जाता है। बाल्यावस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ईगो सेंट्रिज्म स्टेज जो लास्ट में आई थी, उसमें क्या होता है, जीवन बाद प्रवृत्ति होती है। ओके, तो इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या है, सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या होता है, जीवन बाद प्रवृत्ति बालक में आ जाती हैं, यानी सुपर ईगो में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी व्यक्ति अथवा समूह का ऐतिहासिक अध्ययन ही जीवन का अध्ययन कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी, तो किसी व्यक्ति का समूह अथवा समूह का अध्ययन, यानी कि ये जो है ऐतिहासिक अध्ययन यानी समूह का जो अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो जीन पियाजे ने ये नहीं दिया है, बिकॉज जीन पियाजे ने क्या दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने भी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है, नहीं, फ्राइड ने भी किसकी दी है, मनोविश्लेषण के सिद्धांत की दी है। तो पीवी यंग इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ये वाली परिभाषा दी है कि किसी व्यक्ति अथवा समूह का ऐतिहासिक अध्ययन ही जीवन का अध्ययन कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है, पीवी यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जीनियस का आईक्यू रेंज कितनी होती है, जीनियस जो होते हैं ना उनकी आईक्यू रेंज कितनी होती है, मतलब इंटेलिजेंट लेवल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए आईक्यू का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, फुल फॉर्म होता है इसका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 110 से 119, ये होती है अबव एवरेज, जो एवरेज से थोड़े ऊपर होता है। एवरेज कितनी होती है, 90 से 110 तक, ठीक है। और ये होती है बिलो एवरेज, 80 से 89, ठीक है।
और बात करते हैं 129 से 140, ये होते हैं सुपीरियर इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट मतलब सुपीरियर इंटेलिजेंट इनको हम बोल सकते हैं। और जीनियस किसको बोलते हैं? हम जीनियस बोलते हैं जो अबव, क्या होता है, अबव 140 से ऊपर जिनका आईक्यू लेवल होता है वो होते हैं जीनियस। जीनियस 160 आईक्यू, अगर आपको पता होगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का 160 आईक्यू था, तो वो क्या थे? जीनियस थे वो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आत्मसातकरण क्या होता है, एसेमिलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ एसेमिलेशन। तो ऑप्शन पे बताते हैं पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ना, पुरानी सोच में परिवर्तन करना, वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आत्मसातकरण होता क्या है, एसिमिलेशन होता क्या है। इसमें क्या होता है कि हम पूर्व ज्ञान जो हमारे पास पहले से ज्ञान है और हमारे जो नया ज्ञान उसके बारे में मिल रहा है उसको कनेक्ट करके एक नई चीज़ का आविष्कार करना। नई चीज़ मतलब उसमें थोड़ा वृद्धि करना, उसी ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि करना। फॉर एग्जांपल मुझे पता था कि साइकोलॉजी में ये टॉपिक होता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? फ्राइड ने। इतना मुझे पता है कि फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है, बट उसके अंदर क्या क्या चीज़ है वो मुझे नहीं पता। तो जब मैं उसको पढ़ूंगी उसके अंदर मुझे पता चला ईगो सुपर ईगो होता है, तो मैं उसी पहले वाले ज्ञान कि फ्राइड ने ये दिया था और इसमें ये चीज़ है, तो मैं नए और पुराने ज्ञान को जोड़ के इसका पूरा एक कंसेप्ट बना लूँगी। तो इसको बोलते हैं आत्मसातकरण। तो इट मीन्स इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ना, ये क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, तो ये किस में होता है? एकोमोडेशन में। इसका मतलब होता है कि समंजन यानी सामंजस्य जिसके साथ बनाना, मतलब कि वातावरण के साथ खुद को ढाल देना होता है एकोमोडेशन। इसमें क्या होता है, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ना जीन प्याजे की, उसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन संज्ञानात्मक विकास का एक मेन टॉपिक है उसमें, ठीक है। तो उसमें आपको अगर उसको डीपली पढ़ेंगे कभी तो उसमें पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए यही 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा यूजफुल लगे होंगे। अगर यूजफुल लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।